पार्ट 49। मेरे पति ने पहने लड़कियों वाले कपड़े। 3 दिन के बाद चैलेंजिंग रिहाइश नाम की धर्मशाला, आम भाषा में बोले तो होटल। पत्नी जी कहते हैं, राजकुमार, हम जिनशन और बाकी सब से बिछड़ गए हैं और ऊपर से आप जख्मी हैं। अगर हमारा फिर से हमलावरों से सामना हो गया तो हमें ऐसे हालातों के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए, इसलिए आपका भेष बदल देना चाहिए। पत्नी जी बेहद खुश मुस्कुराकर राजकुमार की बेहद सफाई से कंघी कर रहे हैं। राजकुमार खुद को शीशे में देखकर कहते हैं, आप मेरा वेश एक बूढ़े आदमी में भी तो बदल सकते थे, इन सब को करने की क्या जरूरत थी। पत्नी जी अपनी मुश्किल से हंसी को रोकते हुए कहते हैं, हाँ मैं कर सकता था, पर बदकिस्मती से मुझ में बस इतना सा ही हुनर है, मैं इसी प्रकार की साज श्रृंगार कर सकता हूँ। राजकुमार, क्या हम इतने में जिनशन जो है वो दरवाजे के पास पहुंच चुका था, बरामदे में खड़ा हुआ था। उसको राजकुमार की आवाज सुनाई देती है, ओ हबी, मैंने आपके लिए कितना कुछ किया है, कितना कुछ कुर्बान किया है, और आप मेरे साथ एक रात नहीं गुजार सकते हो? आप इतने कठोर कैसे हो सकते हो? जिनशन ये सब सुन हैरान था। पत्नी जी कहते हैं, कृपया अपना सिर सीधा रखिए और ये ड्रामा बंद कीजिए, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। जिनशन मन में कहता है, क्या मैंने सब सही सुना है या मेरे कानों में कोई समस्या हो गई है? जिनशन दरवाजा खटखटाता है और कहता है, राजकुमार मैं हूँ। जिनशन की आवाज सुनकर पत्नी जी एकदम ठहर जाते हैं, थोड़ा घबरा जाते हैं। तो जिनशन फिर से कहता है, राजकुमार। पत्नी जी फिर से कुछ नहीं कहते तो राजकुमार कहते हैं कि क्या तुम हो जिनशन? हमने जो रास्ते में गुप्त संकेत छोड़े थे, क्या तुम उनका पीछा करते हुए आए हो? आ जाओ। जिनशन अंदर घुसता है और कहता है, प्रणाम राजकुमार। राजकुमार को ऐसे लड़कियों की वेशभूषा में देखकर जिनशन हैरान था, थोड़ा हैरान ही था। राजकुमार के शरीर का निरीक्षण करते हुए जिनशन कहता है, ये जो आप पर रहस्यमय हमला हुआ है, इसने आपके शरीर में मौजूद गू कीड़े पर और आप पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाला है। अगर वो हमें पकड़ लेते तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता। जिनशन मुश्किल से अपनी हंसी पर काबू पा रहा था। इसलिए मुझे लगता है कि जो मालकिन ने आपका वेश बदलने का फैसला लिया है वो बहुत ही अच्छा काम है। राजकुमार पत्नी जी को पता चले बिना जिनशन से कहते हैं, तुम्हें लगता है कि मैं इस कारण तुमसे नाराज हूँ? मैं नाराज हूँ क्योंकि तुम बहुत जल्दी आ गए। मेरे और पत्नी जी के बीच में चीजें थोड़ी अच्छी होने लगी ही थी कि तुम टपक पड़े। पत्नी जी आवाज लगाते हैं, जिनशन। इस आवाज को सुनकर जिनशन एकदम सतर्क हो जाता है। पत्नी जी सर की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, मुझे लगता है तुम्हें इलाज ऊपर से शुरू करना चाहिए, और धीरे से कहते हैं, इनके दिमाग से। जिनशन कहता है, मालकिन, राजकुमार के शरीर में जो गू जहर है उसे जबरदस्ती उत्तेजित किया गया है, जिसका मतलब जहर का प्रभाव अब बहुत ही तेज हो जाएगा और इनकी बुद्धि को उलझा देगा और बहुत ही तेजी से इनकी इंद्रियों को खा जाएगा। बहुत ज्यादा संभावना है कि राजकुमार जल्द ही अंधे हो जाएंगे। पत्नी जी कहते हैं, उस रहस्यमय हमलावर का बागियों के सरदार के साथ जरूर कुछ न कुछ लेना देना है। जिनशन कहता है, मैं अब और ज्यादा गू जहर के प्रभाव को नहीं दबा सकता। इस समय हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे इस गू को खत्म कर सकते हैं। तो पत्नी जी उठते हैं और कहते हैं, तो हमें अभी निकलना चाहिए। हम अगर कश्ती से सफर करेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। एक एक कर पत्नी जी चल पड़ते हैं तो जिनशन उन्हें रोककर पीछे से आवाज लगाकर कहता है, मालकिन रुकिए, मुझे आपसे एक चीज पूछनी है। राजकुमार की दिमागी हालत पर जहर का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है और इस जहर के कारण उनकी याददाश्त के कुछ हिस्से चले गए हैं, जिस कारण वो बहुत ज्यादा जिद्दी और गुस्सैल हो जाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी के भी प्यार में ऐसे ही पड़ जाएंगे। ये सब तो बस प्रगटावा है उनके दिल में पहले से मौजूद भावनाओं का। तो पत्नी जी कहते हैं, तो ये ऐसी बात है, ठीक है। पत्नी जी और राजकुमार दोनों बाहर निकलते हैं तो उन्हें शोर सुनाई देता है। एक व्यक्ति कहता है, जल्दी जल्दी, प्रशासन फिर से दीर्घायु चावल बांट रहे हैं। पत्नी जी एड़ी वाली जूती पहनकर राजकुमार के कद के बराबर अपना कद करने की कोशिश कर रहे हैं।
दीर्घायु चावल को काले चावल भी कहा जाता है। पुरातन चीन में राज परिवार केवल इसका सेवन करते थे। दूसरा व्यक्ति कहता है, इंतजार किस बात का कर रहे हो, जल्दी भागो इससे पहले कि खत्म हो जाए। पत्नी जी ये शोर सुनकर एक बुजुर्ग महिला से पूछते हैं, सुनिए जरा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं? और ये वो बुजुर्ग महिला जो कि बिल्कुल अम्मा सी जैसी लग रही है, यहाँ पे सभी लोग जुड़वा हो रखे हैं। पत्नी जी से काहे मुस्कुरा रहे हो? वो अम्मा कहती है, नौजवान क्या तुम्हें नहीं पता, राजमाता का 68वां जन्मदिन है, जिस उपलक्ष्य में कल से सबको चावल बांटे जा रहे हैं प्रशासन द्वारा। सबको मुफ्त में मिलता है, पर खत्म होने से पहले। अगर तुम देर से पहुंचोगे तो तुम्हें नहीं मिलेगा। माफ कीजिएगा, पर मुझे अभी जाना है, कतार में जाकर खड़े होना है। पत्नी जी राजकुमार से कहते हैं, सच में? पर मैंने राजधानी में तो इस बारे में कुछ भी नहीं सुना। और राजकुमार कहते हैं, मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता। तो एक और व्यक्ति कहता है, ऐसा लगता है कि ये विचार सचिव शन का है। दीर्घायु चावल जो बांटा जा रहा है सारे राज्य में, उसका खर्चा पूरे का पूरा सचिव शन उठा रहे हैं। पिछले साल बाजार मंदा था, सचिव शन लोगों के लिए चिंतित होंगे, इसीलिए तो वो चावल बांट रहे हैं। ये चावल बांटकर वो सच में बहुत ही महान कार्य कर रहे हैं। सब लोग उनका शुक्रिया करने के लिए उनके सम्मान में राजधानी की तरफ झुककर प्रणाम कर रहे हैं। सचिव शन का नाम सुन पत्नी जी के अंदर का पंखा तेजी से घूमने लग जाता है, मेरा मतलब फैन मोड। पत्नी जी कहते हैं, ओ तो ये सचिव शन का काम है, कोई हैरानी की बात नहीं। वो हमेशा किसी भी चीज से पहले लोगों के बारे में सोचते हैं, उनकी परवाह करते हैं। ये बात सुनकर राजकुमार को तन के अच्छा नहीं लगता और वो पत्नी जी के मुंह को अपने हाथ से ढक देते हैं उन्हें चुप कराने के लिए, और पत्नी जी से कहते हैं, आप फिर से सचिव शन की तारीफ कर रहे हैं मेरे सामने। हबी, आपको पता है ना कि मुझे जलन होगी। और पत्नी जी के कान में धीरे से कहते हैं, आपको इस चीज की भरपाई बिस्तर में करनी होगी। और पत्नी जी के कान में फूंक मारते हैं। पत्नी जी के इस बात से छक्के छूट जाते हैं, वो हक्के बक्के रह जाते हैं, कुछ बोल ही नहीं पाते, पर मन में चिल्लाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, ये गू कीड़ा है या प्रेम कीड़ा? मैं कसम खा के कहता हूँ कि ये जौन से वाला भी कीड़ा है ना, मैंने इसको मसल के रख देना है। पत्नी जी ने अपनी उंगलियों से गाली वाला इशारा कर रखा है, बदतमीज। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।